Hello everyone, welcome to ChemUp Academy. So in today's lecture, we shall be moving on forward with your ongoing series that is hydrocarbons. और आज के लेक्चर का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एल्कीन्स. तो आज एल्कीन्स को पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे कि आज पूरा निपटा दे टॉपिक. तो यू कैन राइट डाउन योर यूनिट एज हाइड्रोकार्बन्स. और लेक्चर यार आप लोग चेक कर लेना वेदर इट इज़ 5 और 6, तो आप लोग उस हिसाब से देख लेना. और जो आज का टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा आपका एल्कीन्स. कोशिश करेंगे कि आज के लेक्चर में ये पूरा निपटा दे सो दैट अगले लेक्चर में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें जो कि है एरोमेटिसिटी. तो आज वो अपने प्रीवियस चीज़ें रिवाइज करते हैं. तो पहले के लेक्चर्स में हमने पढ़ा था वो था एल्केन. फिर हम पढ़ रहे थे एल्कीन. और आज हम पढ़ने वाले हैं एल्काइंस. ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें रहेंगी आज के हमारे टॉपिक में. तो ऑलरेडी ये वाली चीज़ें कवर हो चुकी थी. तो एल्कीन्स की बात करेंगे. अगर जनरली फॉर्मूला रिवाइज करने की बात आती है कि भाई पुरानी चीज़ें भी रिवाइज करवा दो, तो वहाँ से बात शुरू होती है कि CnH2n करके इसका एक फॉर्मूला हुआ करता था. और यहाँ पर आप बोलते हो कि एक कार्बन मतलब कार्बन तो है, यहाँ पर आ जाते हैं आपके डबल बॉन्ड. तो इस वजह से यहाँ का जो फॉर्मुलेशन जो बना था वो था CnH2n, क्योंकि यहाँ पर इंट्रोडक्शन हुआ था. यहाँ तो आपका सिंगल बॉन्ड बन गया था. सिंगल बॉन्ड बनने की वजह से जो आपका कार्बन था दैट वाज sp3 हाइब्रिडाइज. ठीक है, और इस sp3 की वजह से आपका जो बॉन्ड एंगल था वो अप्रोक्सीमेटली 120 डिग्री बनता था. तो बॉन्ड एंगल को रहने दो, अभी आप sp3 देख लो उसको. वहीं अगर हम इसकी बात करते हैं अपने एल्कीन्स की, तो एल्कीन्स कहते हो कि सिंगल बॉन्ड नहीं, यहाँ पर डबल बॉन्ड होता था. डबल बॉन्ड होने की वजह से यहाँ पर जो चीज़ आती थी वो आती थी अनसैचुरेशन. ठीक है, तो अनसैचुरेशन के बारे में यहाँ पढ़ा. और यहाँ का जो कार्बन था दैट वाज sp2 हाइब्रिडाइज. ये चीज़ हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके थे. यहाँ पर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होता था, पी ऑर्बिटल की मदद से पाई बॉन्ड बनता था. फिर हमने आइसोमेरिज्म देखे थे. आइसोमेरिज्म भी यहाँ भी देखने को मिले, एल्कीन्स के अंदर भी हमें आइसोमेरिज्म देखने को मिले, जिसके अंदर हमने सिस और ट्रांस यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी हमने देखे थे. याद करो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी हम देख करके आए थे. फिर इसी के साथ हमने दोनों की करी थी प्रिपरेशन तैयार करने के बाद फिर हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज प्लस इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ करके आए थे. यहाँ तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं एल्कीन्स और एल्केन्स के लिए. आज जो हमारा मुद्दे का टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा आपके लिए एल्काइंस. अगर हम बात करते हैं एल्काइंस की, इसको सीरीज में से हटा दें क्या? चलो एल्काइंस को हम अपने नए पेज पे ले लेते हैं, आप लोगों की सहूलियत भी हो जाएगी. ठीक है, तो आज का टॉपिक लिखेंगे हम एल्काइंस. जैसा कि हमें पता है एल्कीन्स तक हम अनसैचुरेशन को ले आए थे. अब कुछ आप देख रहे होगे, आप चलते फिरते नॉर्मली जब आप रहते हो तो रोड पर जब आप निकलते हो तो वहाँ पर कहीं लोहे की दुकान वगैरह आ जाती है. ठीक है, तो उस दुकान को बोलते हैं वेल्डिंग की शॉप. ठीक है, अब वेल्डिंग की जो शॉप होती है उसके अंदर कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं. अब कुछ चीज़ें जैसे क्या कि कुछ लोग जो हैं वो गॉगल्स पहन के वेल्डिंग कर रहे होते हैं, लोहे को मतलब छील रहे होते हैं, लोहे को काट पीट रहे होते हैं. वही सीन आपको देखने को मिलता है. अब वो लोग आंखों के ऊपर चीजें क्यों लगा के बैठे हैं? चिंगारी उनकी आंख में लग जाएगी, ऑब्वियस रीजन है कि चिंगारी जाकर के उनकी आंख में ना लग जाए. अब जो चीज वो यूज कर रहे हैं, जो इंस्ट्रूमेंट वो यूज कर रहे हैं, कुछ टाइम पहले तक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज में नहीं थे. तो अब तो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जो है बहुत ज्यादा प्रचलन में है. तो कुछ टाइम पहले तक क्या होता था कि इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट आ गए कुछ टाइम पहले से. उससे पहले हम जो है गैस का यूज करते थे, और जो गैसेस का हम यूज करते थे उसी गैस का नाम था एसिटिलीन. तो एसिटिलीन आपकी एक ऐसी गैस है जो कि वेल्डिंग के दौरान यूज की जाती थी. तो जहां से ये एसिटिलीन आई है वहीं से आपकी कहानी शुरू हो जाती है एल्काइंस की. एल्काइंस की कहानी में बेसिकली क्या होता है, जो आप पुरानी चीजें पढ़ रहे थे, पुरानी चीजें जैसे मैं दोहराऊं एल्केन एल्कीन पढ़ रहे थे, उनके अंदर से आप कार्बन रिमूव कर रहे थे. जैसे आपके पास अगर एल्केन है तो एल्केन के पास सारे कार्बन थे. अब मैंने क्या किया कि एल्केन में से मैंने 2 कार्बन को रिमूव कर दिया. एल्केन में से अगर मैं 2 कार्बन को रिमूव कर देती हूँ तो मेरा बनता था एल्कीन. अब मैं क्या कर रही हूँ, एल्कीन में से भी मैं 2 कार्बन को रिमूव कर दूँ अगर, तो मेरा जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा एल्काइन. तो यहीं से इसकी फॉर्मेशन आती है क्या, एल्काइन उन सब्सटेंसेस को बोला जाता है जिनके पास
कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन रहता है। इस ट्रिपल बॉन्ड को हम डिवाइड कर सकते हैं सिग्मा में, पाई बॉन्ड में और एक और पाई बॉन्ड में। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर सिचुएशन प्रेजेंट हो जाती है। जब आप इसका नॉमेनक्लेचर लोगे, नॉमेनक्लेचर का मतलब है जब आप इसको लिखना प्रेफर करोगे, तो लिखने के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, इसका आइन फॉर्म यूज करोगे। मतलब सफिक्स के अंदर जो भी चीज लगाओगे वो आप आइन के साथ लगाओगे। उनमें क्या लगाते थे, एन लगाते थे, इसमें क्या लगाते थे, इन लगाते थे। अब एल्काइन में क्या लगाओगे, एल्काइन। ठीक है, इसका जो पहला सब्सटेंस होता है वो होता है आपका एसिटिलीन। एसिटिलीन इसका पहला सब्सटेंस होता है, जिसको आप इथाइलिन भी बोल सकते हो, क्योंकि एटलीस्ट दो बॉन्ड के बीच में, दो सब्सटेंसेस या एटम्स के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड चाहिए तो दो तो लगेंगे ना यार, तभी तो बॉन्ड लेकर आ पाओगे। तो बॉन्ड लाने के लिए अगर आपको दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ जाए तो वहीं तो ग्रुप आ जाता है आपका एथ, और एथ ग्रुप के साथ ही दो आ जाता है, और वहीं से आपका कंपाउंड आया क्या, इथाइलिन। तो ये बन जाता है इसका, आप कह सकते हो, फर्स्ट मेंबर। ठीक है, तो यहाँ से बन जाता है इसका फर्स्ट मेंबर। इसी के साथ अगर हम और चीजें देखें, ऐसे एल्काइन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है। ऑल्सो आप इसको नाम दे सकते हो अनसैचुरेटेड कंपाउंड, आप इसको नाम दोगे अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो यहाँ तक की इसकी कहानी थी, जनरल इंट्रोडक्शन था एल्काइन का कि कैसे कैसे सिनेरियो बना, कैसे कैसे चीजें आपकी आ पाई। अब हम चलेंगे थोड़ा और आगे एल्काइंस की तरफ। जब हम एल्काइंस की बात करते हैं तो हम इसकी फॉर्मेशन देख लेते हैं। फॉर्मेशन से पहले चलो आइसोमेराइजेशन देख लेते हैं, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म इन एल्काइंस। जब एल्काइंस का आइसोमेरिज्म देखा गया तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको देखने को मिला जो आपका पहला कंपाउंड होता है, दूसरा कंपाउंड होता है, इनके अंदर आपके नहीं बनते। पहला कंपाउंड हो गया C1 वाला तो होता ही नहीं है, C2 वाला में बनता नहीं है, C3 वाला देखोगे तो नहीं बनता, C4 वाले में भी यहाँ कोई ज्यादा सिनेरियो नहीं बनता। हाँ, दो बन जाते थे एल्कीन के केस में। फिर अगर हम देखते हैं यहीं से हमारा C5 वाला, अगर हम C5 वाला देखते हैं तो आप अपना पेंटेन बना लो जरा। तो पेंटेन का बनाया 2 3 4 5, ऐसा सिनारियो बना दिया। ये लो आपका कार्बन। या तो आप ये बना सकते हो, या फिर आप क्या करो, या फिर आप ये बना सकते हो, यहाँ से भी आपका जो है पेंटेन का सिनेरियो बन जाएगा। तो एक दो ये हो गए, और तीसरा आप बना सकते हो 1 2 3 4, और एक यहाँ जोड़ दो 5। कुछ इस प्रकार के आपके जो हैं आइसोमर्स बनते हैं 1 2 3। अब मैं क्या करूंगी, अब मुझे देखना है कि यहाँ पर क्योंकि ये सारे इंसिडेंट बन रहे हैं तो आइसोमर्स भी तो अपने अलग अलग टाइप के होते थे। तो जब आइसोमर्स अपने अलग अलग टाइप के थे तो उसमें पहला टाइप क्या होता था, पोजिशन आइसोमर। देखो यहाँ हम पोजिशन की किसकी बात करेंगे, हम हमेशा जब भी पोजिशन की बात करेंगे तो हम अपने सर्कल ले लेते हैं, तो हम अपने बात करेंगे ये वाले पोजीशन की, और अपनी बात करेंगे ये वाले पोजीशन की। मतलब कि कहाँ हमारा ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है उस हिसाब से हम अपने पोजीशन की बात कर लेते थे। क्योंकि यहाँ पर पोजीशन देखो, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन पहले यहाँ थी, कार्बन नंबर 1 पर थी। अब पोजीशन नंबर कार्बन नंबर 2 पर आ गई। कुछ लोगों के दिमाग में ये भी भ्रम रहता है कि ये कार्बन नंबर 1 क्यों ले रहे हैं, 2 क्यों नहीं ले रहे, 2 के साथ भी तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा है, तो हम 2 भी तो ले सकते हैं। जी नहीं, हमेशा याद रखना जब भी आप नंबरिंग करते हो, नॉमेनक्लेचर देते हो आइसोमरिज्म में, तो आपको क्या करना होता है, नॉमेनक्लेचर उसको स्पीशी को मिलता है जिसके पास कम नंबर हो, मतलब जिसके पास न्यूमेरिकल नंबर जो है वो छोटा हो। तो यहाँ देखो न्यूमेरिकल नंबर छोटा इस कार्बन के पास है, तो इसको मिलेगा ट्रिपल बॉन्ड का चार्ज। तो ये जो ट्रिपल बॉन्ड है कहलाया जाएगा कि ये इस कार्बन के ऊपर है। तो अगर दो कार्बन साइड बाय साइड लगे हुए हैं तो जिसके पास ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, जहां पर पहला कार्बन है उसी का ट्रिपल बॉन्ड मान लिया जाता है। दूसरा तो हाँ इसके साथ खिदड़र में चला गया ना यार, तो वैसा कुछ सिनेरियो आ जाता है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर पोजीशन नंबर 1 पर ट्रिपल बॉन्ड, पोजीशन नंबर 2 पर ट्रिपल बॉन्ड, तो क्या आपको नहीं लगता कि इन दोनों को हमें कह देना चाहिए क्या, पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म। और यहाँ देखो कार्बन की जो लॉन्गेस्ट चेन है वो कितने की है, 3 4 एंड 5। यहाँ भी देखो 3 4 एंड 5, पर यहाँ जो लॉन्गेस्ट चेन है वो तो सिर्फ 4 की बन रही है। या तो ये 4 ले लो या ये 4 ले लो, किसी को भी ले लो। तो आप 1 और 2 को तो आइसोमेरिज्म कह सकते हो कि हाँ ठीक है पोजीशन आइसोमेरिज्म है, बट अगर मुझे कहना है कि इनका क्या नाम दोगे,
तो इनका नाम देने के लिए मेरे पास एक नई कैटेगरी है जिसको मैंने नाम बोला है क्या, चेन आइसोमेरिज्म, या फिर इसको बोल दो चेन आइसोमेरिज्म। 1 and 3, 2 and 3, ये भी तो चेन आइसोमेरिज्म हुए। कैसे, फॉर्मूला वगैरह तो सभी सेम है, बस दिक्कत कहाँ आ रही है, दिक्कत आ रही है आपके रिप्रेजेंटेशन में कि अरेंजमेंट कैसे है, सिर्फ वहां दिक्कत आ रही है। तो वहां से आपका आया क्या, आइसोमेराइजेशन इन एल्केन, या फिर आप बोल सकते हो आइसोमेरिज्म इन एल्केन। तो आप इसका पिक्चर ले सकते हो, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आइसोमेरिज्म इन एल्केन के बारे में थोड़ा कुछ बताओ, तो आप ये बता सकते हो। ठीक है, इसके साथ हम चलते हैं कि अब एल्कीन बन कैसे रहा है। हमें पता चल गया कि हाँ ट्रिपल बॉन्ड बनता है एल्कीन के अंदर, पर एल्कीन की जो प्रजाति है वो बन कैसे रही है, जैसे हमने सॉरी एल्काइन की जो प्रजाति है वो बन कैसे रही है। एल्केन का हम ऑलरेडी देख कर आ चुके हैं। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एल्काइन। एल्काइन का पहला चीज याद रखना, जो पहला कंपाउंड होता है एल्काइन का वो 2 कार्बन से बनता है। सिमिलरली एल्कीन का भी 2 कार्बन से बनता है, पर एल्कीन के केस में ऐसा नहीं है। एल्कीन के केस में आप मार्श गैस का यूज कर सकते हो। तो जब हम बात करते हैं अपनी स्ट्रक्चर ऑफ एल्काइन की, एल्काइन का जो स्ट्रक्चर होता है क्या होता है, जो हमारी कार्बन की चेन है और ये जो हमारा कार्बन है, 2 कार्बन लेने पड़ेंगे। ये कार्बन के पास हमें पता है क्या होता है, एक s ऑर्बिटल होती है और p की 3 ऑर्बिटल्स होती है। सेम केस रहता है, एक s ऑर्बिटल रहता है और p की 3 ऑर्बिटल्स रहती है। एक s ऑर्बिटल, p की 3 ऑर्बिटल। सिमिलरली इस कार्बन के पास एक s की ऑर्बिटल और p की 3 ऑर्बिटल। अब हम कह रहे हैं क्या कि जो s और p ऑर्बिटल है, मतलब कि कार्बन का हेड टू हेड ओवरलैप कराओ, कार्बन का हेड टू हेड ओवरलैप कराओ, इस कार्बन के साथ हेड टू हेड ओवरलैप कराया, सो एज टू फॉर्म द सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड बना कैसे, हेड टू हेड ओवरलैप से। अब ये ओवरलैप होने के बाद अब आता है आपका दूसरा सीन। ये जो कार्बन की p ऑर्बिटल बनी थी, ये जो कार्बन की p ऑर्बिटल बनी थी, कार्बन की ये जो p ऑर्बिटल्स थी, इन p ऑर्बिटल में से कुछ ऑर्बिटल्स तो हाइड्रोजन भी लेगा, कुछ ऑर्बिटल्स तो हाइड्रोजन भी लेगा। तो जब ऑर्बिटल्स कुछ हाइड्रोजन ले लेता है, जैसे कि हाइड्रोजन ने इसके साथ बॉन्डिंग करी, इसके साथ बॉन्डिंग करी, और आपका सिनेरियो जो है वो बन गया। तो हाइड्रोजन ने बॉन्डिंग करके बन गया। अब जो बनी आपके पास 2 वेकेंट p ऑर्बिटल्स बची, ये बोला जाएगा sp बॉन्ड ऑफ s बॉन्ड किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, sp यहाँ पर कार्बन के लिए, और s किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। कुछ बॉन्डिंग ऐसी हो गई। अब ये p ऑर्बिटल ओवरलैप करेगी ये p ऑर्बिटल के साथ, ताकि एक पाई बॉन्ड फॉर्म कर सके। और दूसरा सिनेरियो जो आपका बनेगा वो बनेगा ये p ऑर्बिटल के साथ पाई बॉन्ड बनाती है। तो यहाँ से आप कह सकते हो क्या कि आपके में जनरेशन होती है 2 पाई बॉन्ड की, क्योंकि 2 p ऑर्बिटल रह जाती है खाली, एक्स एक्सिस वाली, वाई एक्सिस वाली। ये जो बॉन्ड बन रहे थे ये इंटर न्यूक्लियर बॉन्ड बने, इंटर न्यूक्लियर बॉन्ड्स बोलते हैं, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस बॉन्ड बोलते हैं। तो ऐसी सिचुएशन बन जाती है। तो हम बोल सकते हैं क्या कि जो हमारा स्ट्रक्चर रहता है, स्ट्रक्चर किसका, एल्काइन का जो स्ट्रक्चर रहता है वो एकदम लीनियर स्ट्रक्चर रहता है। लीनियर स्ट्रक्चर बोले तो, अगर लीनियर स्ट्रक्चर की बात करूंगी तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर रहेगा आपका, जहां पर बॉन्ड एंगल की बात करूं तो 180 डिग्री, और अगर मैं शेप की बात करती हूँ तो इट विल बी लीनियर। तो बहुत सिंपल हो जाता है समझने के लिए। सिंपल कैसे, कार्बन जो है मेरा sp हाइब्रिडाइज, ये कार्बन भी मेरा sp हाइब्रिडाइज हो गया ना, ट्रिपल बॉन्ड बन रहे हैं तो sp हाइब्रिडाइज हो गया। ठीक है, अब ये sp हाइब्रिडाइज इसके साथ एक बॉन्ड बना रहा है सिग्मा, ये sp हाइब्रिडाइज इसके साथ एक बॉन्ड बना रहा है सिग्मा, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। हाइड्रोजन की s ऑर्बिटल कार्बन के sp ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बनाती है सिग्मा। बची कार्बन की 2 p ऑर्बिटल्स, 2 p ऑर्बिटल, एक तो इन्वॉल्व हो गई ना हेड टू हेड ओवरलैप करने में, तो बची 2 p ऑर्बिटल। अब ये जो 2 p ऑर्बिटल्स बची हैं ये आपस में ही 2 p ऑर्बिटल, 2 sp ऑर्बिटल, एक्चुअली 2 sp ऑर्बिटल आपस में ही करती हैं ओवरलैप। एंड बिकॉज ऑफ दिस ओवरलैप क्या होता है, आपके पास जनरेशन होता है 2 पाई बॉन्ड्स का। तो ये कुछ इस प्रकार से आप स्ट्रक्चर को जस्टिफाई कर सकते हो कि हाँ ऐसा कुछ सिनेरियो
क्रिएट होता है जब हम स्टडी करते हैं एल्कीन्स के स्ट्रक्चर को। तो ये था आपका एल्कीन का स्ट्रक्चर। सिमिलरली यहाँ पर कुछ चीजें देखी जाती हैं कि जब कि हमारे पास जो कार्बन के साथ बॉन्ड रहता है वो यूजुअली आप कह सकते हो कि इसकी जो एनर्जी रहती है अप्रॉक्सीमेटली 200 रहती है। अगर मैं बात करूँ कार्बन के साथ तो इसकी एनर्जी रहेगी वो रहती है 600 के करीब, लगभग 600 मान लो आप, इसकी एनर्जी है 600 के करीब। और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की जो बॉन्ड एनर्जी है वो है लगभग 800, नॉट सेइंग अप्रॉक्स बट लगभग 800। ये एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो जिसकी बॉन्ड की जितनी ज्यादा एनर्जी वो बॉन्ड ऑब्वियसली उतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। मुझे बॉन्ड तोड़ना है, बॉन्ड तोड़ने के लिए अगर सिंगल बॉन्ड तोड़ना है तो तोड़ने के लिए तो मुझे 200 एनर्जी लगेगी, डबल बॉन्ड तोड़ना है तो 600 और ट्रिपल बॉन्ड तोड़ना है तो 800। और ये एनर्जी है आपकी किलो जूल पर मोल के अंदर। जब मुझे इतनी सारे एनर्जी का वेरिएशन दिख रहा है बिकॉज ऑफ दिस वेरिएशन, तो व्हाट आई कैन से इज, हम एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ की एक बॉन्ड लेंथ भी लिख देते हैं। यहाँ अगर हम बॉन्ड लेंथ भी लिख देते हैं तो बॉन्ड लेंथ मैं बोल देती हूँ, जैसे कि आपकी बॉन्ड लेंथ रहेगी यहाँ पर 16, शायद वैल्यूज तो आपके में नहीं है, पिकोमीटर में रहेगी आपकी बॉन्ड लेंथ। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ वैल्यूज क्या है। वैल्यूज रहेंगी वैल्यूज रहेगी 154, 133 और 120। ये है बॉन्ड लेंथ। अब आप सोचो, जिसका दूरी जितनी ज्यादा हो, जिसके में दूरी जितनी ज्यादा, वो आसानी से तोड़ा जा सकता है। अगर जितनी लंबी स्टिक होगी आपको तोड़ने के लिए दी जाए, जितनी लंबी स्टिक होगी वो आसानी से टूट जाएगी, और जितनी छोटी स्टिक होगी उसका तोड़ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जितनी लंबी स्ट्रेंथ होगी उसका तोड़ना उतना ही आसान, आप लिख लो आसान, वेयर जितनी छोटी स्टिक होगी उतना तोड़ना इज डिफिकल्ट। तो बस ये कहानी आपको अप्लाई करनी है यहाँ पर कि जब हम बॉन्ड लेंथ की बात कर रहे होंगे तो जिसकी बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा होती है तो अप्रोक्सीमेटली आप उस हिसाब से तोड़ पाओगे। तो यहाँ आप देखोगे 154 इज द बॉन्ड लेंथ, और कार्बन की सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ है, मतलब सबसे बड़ा बॉन्ड है। तो इस बॉन्ड को माना जाता है थोड़ा वीक एज कम्पेयर टू डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड ऑफ द कार्बन। और ये केस आप तभी कंसिडर करोगे जब हम दो कार्बन की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, वैसे सिंगल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग माना जाता है, उसके अराउंड आप याद करो रोटेशंस भी हो सकते थे, तो आइसोमेरिज्म उसी की वजह से जनरेट हो रहा था। ठीक है, तो ये कहानी हुई आपकी बॉन्ड लेंथ की, कौन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और कौन कितना ज्यादा वीक है। अब इसी के साथ हम चलते हैं कि एल्केन्स क्योंकि इतने बड़े काम के हैं, थोड़े इंटरेस्टिंग भी लग रहे हैं पढ़ने में, तो क्यों ना आप इनको जनरेट करवा दो। जब इनके जनरेशन की बात आती है तो हम करते हैं जनरेशन ऑफ एल्काइंस। एल्काइंस का जो जनरेशन होता है, पहले आप कैल्शियम कार्बाइड से ही इसको जनरेट कर देते हो। अब ये जो कार्बाइड गैस है ये बहुत इंपॉर्टेंट गैस है, क्योंकि अगर ये कहीं पर खुली छूट गई ना तो बड़ा धमाका कर देगी। तो जो कार्बाइड इंडस्ट्री थी, जो आप भोपाल गैस ट्रेजेडी देखते हो, वो तो मिथाइल आइसोसाइनेट से हुआ था, पर वहां पर एक कार्बाइड इंडस्ट्री थी, वो इंडस्ट्री एक्चुअली कार्बाइड ही प्रोड्यूस किया करती थी। तो उस दौरान पर, भोपाल के दौरान पर, दिसंबर के दौरान पर क्या हुआ, वो चीज़ें खुली रह गई या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो इतना अच्छा इनबिल्ट नहीं था। इंस्टेड वहाँ के जो लोग थे, द मेजर लीडर्स, वो एक्चुअली ब्रिटिशर्स थे, वो कार्बाइड कम्युनिटी के मेंबर्स ही थे, जिन्होंने यहाँ पर सोचा कि क्यों ना एक प्लांट यहाँ पर भी लगवा देते हैं और अथॉरिटी दे देंगे यहाँ के कोई भी बैंकर्स को। अब सोचो बैंकर्स को क्या नॉलेज होती है कि इंडस्ट्री में कैसे काम करना चाहिए, मैं बोलूँ केमिकल इंडस्ट्री के अंदर कैसे काम करना चाहिए। और वहाँ पर आप चीज़ें लेकर आ रही थी थोड़ी भारी भारी सी, या फिर आप कह लो बहुत ज़्यादा डेंजरस चीज़ें लेके आ रहे थे जो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, और उसमें भी आप इतनी लापरवाही दे रहे थे। एनीवे, तो कार्बाइड के नाम से मुझे वो इंसिडेंट याद आ गया। कमिंग बैक टू कैल्शियम कार्बाइड, जब हम चीज़ें जनरेट कर रहे हैं, मतलब कि एल्काइंस के केस में जब हम चीज़ें जनरेट कर रहे हैं, कौन सी चीज़ जनरेट कर रहे हैं, हम जनरेट कर रहे हैं अपना कैल्शियम एल्काइन जनरेट कर रहे हैं कैल्शियम कार्बाइड। अब कैल्शियम कार्बाइड डायरेक्टली नहीं मिलता, कैल्शियम कार्बाइड को खुद बनाना पड़ेगा, और कैल्शियम कार्बाइड को बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कैल्शियम कार्बोनेट ने। तो कैल्शियम कार्बोनेट लो और कैल्शियम कार्बोनेट लो, हीट करो, क्विक लाइन बनाओ और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालो, इसको बोलते हैं क्विक लाइन।
और यहाँ से निकाला हमने कैल्शियम कार्बोनेट। अब जब यहाँ से आपका कैल्शियम ऑक्साइड जनरेट हो गया, यहाँ से जैसे ही आपका कैल्शियम ऑक्साइड जनरेट हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड को आपको कार्बन से भी रिएक्ट कराना पड़ेगा। और मैंने डायरेक्टली कोक से रिएक्ट कराया है, जिसमें से 3 कार्बन मैंने लिए हैं। तो क्या होता है यहाँ पर CaC2, ये होता है आपका कैल्शियम कार्बाइड, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बाइड। और बचा था आपके पास क्या, एक एक कार्बन और बचा है, तो आप यहाँ से निकाल दो कार्बन मोनो ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज जनरेट हो गई। कैसे, आपने लिया कैल्शियम और आपको 2 कार्बन चाहिए थे ताकि आप कैल्शियम कार्बाइड तो बना लो। कैल्शियम कार्बाइड से हम बनाएंगे एल्काइंस। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बाइड बनाया तो 3 में से हमने 2 तो यूटिलाइज कर लिए, अभी भी एक कार्बन बचा है और एक यहाँ पर ऑक्सीजन बचा है। ये ऑक्सीजन और एक बचा हुआ कार्बन मिला करके बना देते हैं आपके कार्बन मोनोऑक्साइड। अब मुझे क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ इसके साथ हाइड्रोजन या फिर आप सोचो वाटर के साथ ही रिएक्ट करा देते हैं। जब आप इसको वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे तो यहाँ से आपका जनरेट हो जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इनके जो नेम्स हैं वो आप ऑलरेडी पढ़ के आए होंगे, आई एम होपिंग। और अब आ गई है आपकी वही चीज जो आपको चाहिए थी, 2 हाइड्रोजन तो यहाँ यूटिलाइज हो गए और 2 ऑक्सीजन भी यूटिलाइज हो गए, तो 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन यूटिलाइज। अब आपके पास बचे 4 हाइड्रोजन में से सिर्फ 2 हाइड्रोजन। जैसे ही आपके पास 2 हाइड्रोजन बचते हैं तो आप क्या करो, वो 2 हाइड्रोजन को यहाँ लगा दो। क्या आपको नहीं लग रहा ये फॉर्मूला है किसी चीज का? और यही फॉर्मूले की वजह से, यही फॉर्मूले की वजह से आप कह सकते हो क्या कि आपके पास आ गया जनरेटेड एल्काइन। तो ये एक प्रोसेस होता है, कैल्शियम कार्बाइड की मदद से हम जनरेट कर सकते हैं अपना क्या, हम जनरेट कर सकते हैं अपना एल्काइन। ठीक है, इसी के साथ हमारे पास दूसरे भी मेथड्स होते हैं, जैसे कि आप जनरेट करना चाहो तो आप जनरेट कर सकते हो विसिनल डाइहेलाइड से। विसिनल डाइहेलाइड्स दूसरा मेथड है आपका, फ्रॉम विसिनल डाइहेलाइड्स। अब ये विसिनल डाइहेलाइड्स क्या होते हैं? जो बच्चे पुराने लेक्चर पढ़ के आए हैं उनको तो पता होगा विसिनल और जेमिनल, जो नहीं पढ़ के आए हैं उनके लिए एक छोटा सा नोट बना के लिख देते हैं यहाँ पर कि ये विसिनल और जेमिनल क्या होता है। अगर 2 कार्बन जुड़े हैं लगातार, मतलब कार्बन की पूरी चेन है और वहां पर कुछ जुड़ा हुआ है और दोनों लगातार आने वाले कार्बन के ऊपर कोई कोई तो ग्रुप लग गए, कोई भी ग्रुप लग सकते हैं दोनों लगातार आने वाले कार्बन पर, तो ऐसे केसेस को बोलते हो आप विसिनल। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि विसिनल तो आ गया, व्हाट अबाउट जेमिनल? जेमिनल का मतलब होता है फिर से कोई चेन बना लो कार्बन की, और उस चेन में क्या करो, इस बार जब आप बॉन्डिंग बनाओगे तो एक ही कार्बन पर 2 ग्रुप लगे हैं, यहाँ एडजेसेंट कार्बन पर लगे थे तो आप विसिनल बोल रहे थे। अब यहाँ तो एक ही कार्बन पर 2 ग्रुप लगे हैं, तो एक ही कार्बन पर 2 ग्रुप लगे रहने का मतलब क्या हुआ, एक ही कार्बन पर 2 ग्रुप लगे रहने का मतलब हुआ कि इसको आप बोलोगे क्या, जेमिनल। ठीक है, तो यहाँ से आती है आपका सिनेरियो जेमिनल और विसिनल। अब मैंने बोला विसिनल डाइहेलाइड्स, मतलब कोई आपके पास कार्बन बैठा है और विसिनल बनाना है, और डाइहेलाइड्स, डाइहेलाइड्स का तो खुद मतलब होता है हैलोजन, हैलोजन ऐड करो, और डाई का खुद मतलब होता है 2 हैलोजन ऐड करो, तो 2 हैलोजन विसिनल पोजीशन पर एडेड, बची हुई वैलेंसी को सेटिस्फाई कर दो, 1 2 3, यहाँ लगा दो एक एच और यहाँ लगा दो एक एच। ऐसा सिनेरियो जब आपके पास क्रिएट हो जाता है तो ऐसे सिनेरियो में आप क्या करो, इसको KOH की प्रेजेंस में हीट कर दो। ऐसे सिनेरियो के अंदर आपको रिएक्शन को KOH की प्रेजेंस में, और KOH भी कैसा, एल्कोहलिक, याद रखना जब आप एसिडिक KOH लेते हो तो हाइड्रोहैलोजिनेशन, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन टाइप ऑफ रिएक्शन हम देख कर आए थे एल्कीन्स के केस में, अभी हम एल्काइन जनरेट कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, यहाँ का जो H है, पेन चेंज करके आपको दिखाते हैं, हाँ अब क्या होगा, यहाँ पर जो ब्रोमाइड है वो जाता है बाहर और एक और हाइड्रोजन यहाँ से जाता है बाहर। जब ये दोनों बाहर गए तो आपका HBr बन करके बाहर चला गया, HBr तो चला गया। सिमिलर केस में क्या होता है, यहाँ से आपका एक हाइड्रोजन भी जो है वो रिलीज हो जाता है, मतलब कि क्या होता है, ऐसे नहीं जाएगा,
चीजें ऐसे नहीं जाती हैं। यहाँ से हैलाइड तो जा रहा है बाहर, हैलाइड के साथ साथ यहाँ से ले रहा है ये हैलाइड बी आर नेगेटिव के फॉर्म में जाएगा, के पॉजिटिव की फॉर्म में है, तो आपका जो रिलीज होगा एक तो के बी आर रिलीज हो रहा है, मतलब एक तो के बी आर बन के बाहर जा रहा है। दूसरी चीज जो आपकी बाहर जा रही है वो है, यहाँ से भी तो एक जगह खाली करनी पड़ेगी, इसकी जगह खाली, इसकी जगह खाली, तभी तो एक बॉन्ड बनेगा। इसकी अभी एक जगह खाली हो गई है, इसकी एक जगह खाली हो गई है क्योंकि अब यहाँ से ब्रोमीन चला गया। अब इसकी एक जगह खाली करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने हाइड्रोजन को बाहर निकाला और इसके साथ हाइड्रोजन को भेज दिया। OH के साथ अगर हाइड्रोजन को भेजा तो वाटर बन गया, मतलब कि इस रिएक्शन के दौरान आपका वाटर भी निकल रहा होगा और वाटर के साथ साथ आपका KBr भी निकल रहा होगा। अब यहाँ की भी तो जगह खाली बच गई। ये दोनों खाली खाली जगहें क्या करती हैं, ये दोनों खाली जगहें सोचती हैं क्यों ना हम एक दूसरे का दर्द बांट लेते हैं। तो दर्द बांटते समय कुछ सिनेरियो इस तरह का बन जाता है। अब जब सिनेरियो ऐसा बना, जब सिनेरियो आपका ऐसा बना, तो अब आपके पास क्या सीन क्रिएट होता है, ऐसा सिनेरियो बनने के बाद आपका जो सीन क्रिएट होता है ये कहता है NaNH2 के साथ मेरी रिएक्शन करा दो। NaNH2 के साथ रिएक्शन होगी तो क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज, यहाँ से ब्रोमीन रिलीज। जब हाइड्रोजन और ब्रोमीन चले जाएंगे तो आपको नहीं लग रहा है यहाँ भी एक खाली जगह, यहाँ भी एक खाली जगह, और ये दोनों आपस की खाली जगहें क्या करेंगी, ये दोनों आपस की खाली जगहें रिएक्ट करेंगी कुछ इस तरीके से। एक और बॉन्ड बन जाएगा नया, ये देखो नया बॉन्ड। अच्छा H तो चला गया ना यहाँ से, और ये आपका जनरेट हो गया है एल्काइन। तो ऐसे कुछ इस तरीके से आपकी जो चीज़ें हैं वो जनरेट हो जाती हैं। तो यहाँ से आप चीज़ें जो है वो यूज़ कर सकते हो। और ये बनी कैसे चीज़ें, Na पॉजिटिव की फॉर्म में बना, ये NH2 नेगेटिव की फॉर्म में, जो हाइड्रोजन गया, जो हाइड्रोजन था वो रिलीज हुआ आपका NH3 बन करके, और रिलीज मतलब नेगेटिव साइन, और Na के साथ जुड़ा Br, तो NaBr भी हो गया आपका इस रिएक्शन के दौरान बाहर। तो कुछ इस तरीके से आप विसिनल डाइहैलाइड से भी अपनी चीजें जनरेट कर सकते हो। जब भी आप रिएक्शन एग्जाम में लिखोगे तो पहली चीज आपको एग्जाम में क्या नहीं बनाना, ये जो गोले हम बना रहे हैं ये आप नहीं बनाओगे, ये आपको सिर्फ वैकेंसी दिखाने के लिए कि हाँ कैसे कैसे चीजें जनरेट हो रही हैं, ये चीजें आप नहीं बनाओगे अनलेस एंड अनटिल कोई आपकी फ्री रेडिकल इन्वॉल्व हो रही है रिएक्शन में, तब आप चीजें बना सकते हो, अदरवाइज आपको बनाने की जरूरत नहीं है। अब ये थी आपकी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। अगर मैं बात करूं कि भाई अब मुझे तसल्ली नहीं पड़ रही, अब आगे बढ़ जाओ और मुझे बता दो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की जब मैं बात करती हूँ तो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी क्या कहती है, वो कहता है कि ऑल, या कह लो फर्स्ट 2 एलिमेंट्स को आप गैसेस का नाम देते हो, नेक्स्ट हायर वाले को या फिर नेक्स्ट 8 वाले को आप बोल देते हो लिक्विड्स, और मोर हायर वाले को, मोर हायर आपके बन जाते हैं सॉलिड्स। और सिमिलरली इनका वेरिएशन देखने को मिलता है विद इन आर बॉइलिंग पॉइंट्स, और बॉइलिंग पॉइंट्स के साथ साथ आपका मेल्टिंग पॉइंट्स के में भी आपको वेरिएशन देखने को मिलता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहले जो एलिमेंट होते हैं, पहले 2-3 एलिमेंट वो गैसेस होते हैं, आगे और ऐड करोगे कार्बन की चेन और लंबी करोगे, होमोलॉगस सीरीज तो बनाते हैं, तो होमोलॉगस सीरीज के अंदर अगर आप और चीजें ऐड करते हो तो वो लिक्विड बन जाता है, और चीजें ऐड करोगे या फिर और कार्बन ऐड करोगे तो वो सॉलिड्स की डायरेक्शन में जाते जाएंगे। यूजुअली ये कलरलेस होते हैं और ऑर्डरलेस भी होते हैं, पर एक कोई बैठा है इसके अंदर जिसको हम एसिटिलीन बोलते हैं, वो रहता है डिस्टिंक्ट या फिर कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर का मतलब होता है कुछ तो रिस्पेक्टिव ऑर्डर होगी। अभी आप आगे चल करके 12th के अंदर पढ़ोगे एस्टर जिनकी फ्रूटी स्मेल होती है, एल्डिहाइड का बर्न्ड आलमंड टाइप ऑफ होता है या फिर रॉटन आलमंड टाइप ऑफ स्मेल रहती है। जो आपके एसिड्स रहते हैं वो यूजुअली कोई स्मेल नहीं देते,
तो ऐसी ऐसी स्मेल होती है जिनको बोलते हो आप कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर्स, ठीक है। फिर इसी के साथ ये कहता है कि कलरलेस रहते हैं, ऑर्डरलेस रहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कुछ इस तरीके से रहता है आपका। और फिजिकल प्रॉपर्टीज में और क्या बता सकते हैं, एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो आप फिजिकल प्रॉपर्टीज में बता सकते हो, वो कहता है कि ये वीकली पोलर इन नेचर रहते हैं। वीकली पोलर इन नेचर। वीकली पोलर इन नेचर का मतलब क्या हुआ, इसके लिए हम चलते हैं थोड़ी सी रिएक्टिविटी की तरफ। रिएक्टिविटी में कहता है, अगर आप रिएक्टिविटी की बात करो, रिएक्टिविटी में कहता है, मैंने बोला वीकली पोलर है। वीकली पोलर का मतलब क्या हुआ कि मेरे पास ये जो कार्बन इन्वॉल्व थे, ये जो मेरे पास कार्बन इन्वॉल्व थे, क्या मुझे इनकी कोई हाइब्रिडाइजेशन लिख के बता सकता है? बिल्कुल, अभी हम कैलकुलेट करके आए हैं, ये तो sp हाइब्रिडाइज है। मुझे पता है मोर s कैरेक्टर, इसको लिखेंगे क्या, मोर इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। यही तो होता है, जितना ज्यादा है उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ का कैरेक्टर कितना है, 50% ऑफ इस कैरेक्टर ही तो है। क्योंकि 50% ऑफ इस कैरेक्टर है तो आप इसको क्या बोलोगे, मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव। अब क्योंकि ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया तो मतलब यहाँ तो बॉन्ड बन रहा है और यहाँ भी ये बॉन्ड बन रहा है। अब क्या होता है इस बॉन्ड में, जरा चेंज देखना ध्यान से, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये जो कार्बन है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से यहाँ पर जो आपका शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर ये जो आपके शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, किस किस के शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ ये भी शेयर कर रहा था, ये भी शेयर कर रहा था, तो शेयर करके दोनों को मिल बांट के बैठना चाहिए था बीच में, कायदा ये था। पर क्योंकि sp हाइब्रिडाइजेशन की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई है, तो आप क्या करोगे, ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये बैठेगा कार्बन के थोड़ा सा हट करके। अब कार्बन को लगा क्योंकि ये मुझसे इतना चिपक के बैठ रहा है, तो क्यों ना हम हाइड्रोजन को धक्के मार के बाहर निकाल दें, क्यों ना हम हाइड्रोजन को धक्के मारकर बाहर निकाल दें। क्या होता है, जब कोई चीज आपसे चिपकती है आकर, तो आपको लगता है कि क्यों ना इस चीज का फायदा उठा लिया जाए। अब जैसे ही फायदा उठाने भागेंगे भैया, फायदा उठाने भागे, तो यहाँ से आप कह सकते हो हाइड्रोजन तो H पॉजिटिव की तरह रिलीज होगा, और बचे हुए ये जो भी चीज बची है आपके साथ, ये वाली जो चीज है वो कैसे रिलीज होगी आपके पास, बची ये वाली जो चीज है वो कैसे रिलीज होगी आपके पास, इस स्पीशी को, इस होल नेगेटिव पार्ट को आप बोलोगे कि भाई बिकॉज ये हाइड्रोजन को धक्के मार के बाहर निकाल रहा है, किस फॉर्म में निकाल रहा है, हाइड्रोजन को H पॉजिटिव में। तो ये स्पीशी क्या आपको नहीं नजर आ रही कि ये पोलर है, पोलर है, पर इनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस था वो कम है, हाइब्रिडाइजेशन की वजह से पोलैरिटी आई है। तो इसको ही हम बोल देते हैं क्या, ये वीकली पोलर इसलिए कहलाया गया क्योंकि इसने हाइड्रोजन को तो धक्के मार के बाहर निकाल दिया। अब ये हाइड्रोजन क्योंकि अपने घर से तो बेघर हो गया, अब इस हाइड्रोजन को भी तो कोई चाहिए, कोई हाइड्रोजन को ले जाए, तो उस हाइड्रोजन को ले जाने वाला हमें मिल गया है कौन, सोडियम। सोडियम ही है जो सबसे ज्यादा इस हाइड्रोजन से प्यार कर सकता है, और सोडियम कहता है कि चलो, आया तो वो इसे लेने था हाइड्रोजन को, पर सोडियम को ये अच्छा नहीं लगा। सोडियम को लगा तुझे तो तेरे घर वालों ने निकाल दिया, चलो तेरे घर वालों से पूछ कर आते हैं क्यों निकाला। तो सोडियम जाते हैं उसके घर पर पूछने के लिए, और यहाँ से ही आपकी जो रिएक्शन है वो आ जाती है सोडियम प्लस और ये नेगेटिव। अब ये आए थे भैया इनका पता लेने, यही इनके साथ बैठ गए क्योंकि इन्होंने कारनामे बता दिया हाइड्रोजन के कि कैसा कैसा गंदा सा इंसान है, तो उसको तो हमने बाहर निकाल दिया, तुम इतने अच्छे लग रहे हो तो तुम आ जाओ। इसने देखी खाली जगह, इसने किया घर पर अटैक और ये आ गया इनके घर पर। अब चीजें हो गई हैं कुछ ऐसी, मतलब आपने तो यहाँ पर रिलीज किया ना एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रिलीज किया, जब इसको घर से बाहर निकाला गया था तो इसके ऊपर सम सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। सोडियम को लगा, सोडियम तो एक मेटल है, सोडियम को लगा इसको घर से बाहर निकाल दिया, चलो उनकी खबर लेकर आते हैं। खबर लेने गए तो देखा इसी को ही कैद कर लिया, इसी को पकड़ लिया, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कभी हाइड्रोजन की हुआ करती थी, अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है आपके सोडियम की। तो जब सोडियम इस बंधन में जुड़ गया, तब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है आपके सोडियम की, और हाइड्रोजन हो गया है फ्री।
तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो रिलीज होती है, गैस इस रिएक्शन के दौरान हाइड्रोजन रिलीज होती है। अब याद करो अपना पुराना कंसेप्ट जो आप अपने बचपन में कभी कभी तो पढ़ के आए होगे। याद करो वो जमाना जब आप बचपन में पढ़कर आए थे कि एसिड वो होता है जो हाइड्रोजन रिलीज करता है। क्या आपको नहीं लग रहा कि इस एल्काइन ने हाइड्रोजन प्लस को रिलीज किया है? ये रिलीज ही तो हुआ है। तो क्या ये मुद्दे से एसिड नहीं कहलाया ना जाना चाहिए? बिल्कुल कहलाया जाएगा, क्योंकि इसने हाइड्रोजन को H पॉजिटिव की फॉर्म में रिलीज किया है। नो मैटर बाद में हाइड्रोजन रिलीज हो रही है, इसने हाइड्रोजन को रिलीज किया है किस फॉर्म में? H पॉजिटिव की फॉर्म में। तो हम इसको बोलते हैं एसिडिक इन नेचर। और ये एसिडिक इन नेचर का मेजर कारण यही है, क्या? इसकी हाइब्रिडाइजेशन। ये जो मैंने लिखा है बड़ा बड़ा, इसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन तब होती है जब कोई दो एटम आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं, बैठते हैं और सोचते हैं क्यों ना रिश्ता पक्का कर लिया जाए। और रिश्ता पक्का करने के लिए वो दोनों अपनी अपनी ऑर्बिटल्स को पास लेकर आते हैं, मिलवाते हैं। जैसे सब लोग रिश्तेदारों को मिलवाया जाता है, तो वैसे पूरा घर परिवार मिल ले, तो कुछ इस तरीके का सीन होता है। और तभी जनरेट होती हैं आपकी दो ऑर्बिटल। एक से बने दो परिवार, दो परिवार से बना एक नया परिवार, तो उसी को बोल देते हो आप हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो ये कहानी हम कभी पढ़ के आए थे अपने मॉलिक्यूलर कंसेप्ट के अंदर। अगर आपको चीज़ें याद नहीं है तो आप वहाँ से याद करके देख सकते हो। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का सीन था आपका। अब रिएक्टिविटी पढ़ ली, तो ये रिएक्टिविटी का नाम दिया जाता है एसिडिक रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइंस। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। लैंग्वेज आप कुछ भी लिखो, कोई भी अपनी 3-4 लैंग्वेज में आप लिख सकते हो इसको, कहीं छोटे मोटे पेज पर लिख लो कि हाँ भाई कैसे कैसे करना है। आई होप आपको रिएजेंट चीज़ें कैसे काम चल रही हैं वो सब समझ में आ गया होगा। हाँ, ये रिएक्शन थोड़ा अलग से लिख लेना, क्योंकि सेपरेटली रिएक्शन पूछवा सकते हैं आपसे, तो ये रिएक्शन प्रॉपर्ली आप लिख लेना। इसके बाद 3-4 लाइन में आप अपना एडजस्टमेंट कर लो, कैसे आपको रिप्रेजेंट करना है वो आप देख लो। और एक और चीज, ये वाली जो प्रॉपर्टी है, ये वाली जो सारी प्रॉपर्टी है, ये वाली एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर हमेशा आपको कौन दिखाएगा? सिर्फ एल्काइंस ही दिखाएंगे। और एल्काइंस के बाद एल्कीन्स का नंबर आएगा और फिर आएगा आपका एल्केन्स का नंबर। ये कहानी थी एसिडिक नेचर में भी। एल्काइंस में भी अगर मैं बात करूं, कोई बात क्या है, मुद्दा क्या है भाई? हाइड्रोजन को आप हाइड्रोजन प्लस के फॉर्म में रिलीज कर दो। सोचो, हाइड्रोजन तो है पर सिर्फ एक तरफ है, हाइड्रोजन तो है पर सिर्फ एक तरफ है, या फिर हाइड्रोजन तो है ही नहीं। मतलब या तो सिनेरियो ऐसा है कि हाइड्रोजन ही तो रिलीज करना है, तभी तो एसिडिक प्रॉपर्टी आएगी। तो हाइड्रोजन तो है, दोनों तरफ है, उससे कम क्या हो सकता है? हाइड्रोजन सिर्फ एक तरफ है, उससे कम क्या हो सकता है? यहाँ तो भाई हाइड्रोजन ही नहीं है। तो आपके पास ये भी कुछ चीजें हैं जो पूछी जा सकती हैं, तो यू कैन फ्रेम दिस ऑल्सो। इसके बाद चलेंगे हम अपने एडिशन रिएक्शंस की तरफ, जो दूसरी टाइप ऑफ रिएक्शन है। तो आपको बता दिया जाए, ये पहली रिएक्शन थी और ये हम पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। इसके बाद आती है आपकी दूसरी सॉर्ट ऑफ रिएक्शन, जिसको बोलते हो आप एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन का मतलब होता है वही आपका मार्कोनिकॉव रूल आपको फॉलो करना है। तो जल्दी जल्दी मार्कोनिकॉव रूल फॉलो करते हैं। कोई भी मेरे पास एल्कीन है, ये मेरे पास एल्कीन है, इसके अंदर मुझे क्या करना है? हाइड्रोजन ऐड करना है। याद रखना, हाइड्रोजन जब भी ऐड करोगे तो आप ऐड करोगे किसी की कैटलिस्ट की फॉर्म में। ठीक है, तो ये कैटलिस्ट की फॉर्म में आपने ऐड किया, तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, जो होगा मंजूर खुदा करना पड़ेगा। ये रिलीज हुआ, एक हाइड्रोजन इसकी तरफ, दूसरा हाइड्रोजन इसकी तरफ, और रिएक्शन बनी कुछ ऐसे। मैंने तो फिर मैं बदतमीजी करती हूँ, बदतमीजी करते हुए मैंने क्या किया? मैंने एक और बार हाइड्रोजन ऐड कर दिया। लो भाई, तुम रिलीज करवाना चाहते हो, एक हाइड्रोजन इन भैया को दो, एक इन भैया को दो। ये CH3 एंड CH3। क्या आपको नहीं लग रहा है ये हम पहले पढ़ के आए हैं? पहले कब पढ़ के आए हैं? एल्काइन से एल्कीन जनरेट कर दिया।
और एल्कीन से एल्केन जनरेट कर दिया। ये तो हम ऑलरेडी पढ़ के आए, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं थी। ये था आपको डाई हाइड्रोजन ऐड करने का, डाई हाइड्रोजन एडिशन। डाई हाइड्रोजन एडिशन के बाद हम चलते हैं कुछ और ऐड करने। चलो कुछ और ऐड कर लेते हैं। जब मैंने सोचा कि डाई हाइड्रोजन के बाद क्यों ना ब्रोमीन ऐड किया जाए या फिर हैलोजन ऐड किया जाए, हैलोजन का एडिशन, तो मेरे पास कोई फिर मैंने ब्रोमीन को ऐड कर देना है। क्या होगा ब्रोमीन को ऐड करने से, H C डबल बॉन्ड C, इस तरफ Br, इस तरफ Br, और यहाँ आ जाएगा मेरा H। तो ये ही तो नए बॉन्ड ऐड हुए हैं। यहाँ पर जो चीज़ ऐड हुई है वो ये ऐड हुआ है, क्योंकि यहाँ से एक बॉन्ड टूटा, एक वैकेंसी यहाँ खाली, एक वैकेंसी यहाँ खाली, इस वैकेंसी की फुलफिलमेंट कर दी इस ब्रोमीन ने, और यहाँ चीज़ें हो गई हैं कमाल की। अब क्या होता है, ब्रोमीन जो है वो ब्राउन कलर का होता है। जैसे ही मैं इसके अंदर अपने एल्कीन को डाल देती हूँ, वो यूजुअली ब्राउन से डीकलराइज हो जाता है। कलर का कलर उड़ जाना, होश रंग उड़ जाना, एल्कीन ब्रोमीन को एल्काइन देख करके रंग उड़ जाते हैं। तो जब इसकी हवाइयां उड़ जाती है, इसके चेहरे के रंग उड़ जाते हैं, तो उसको बोल देते हैं डीकलराइज। इसी स्टेप को हम यूज करते हैं क्या, एज टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। इसी टेस्ट को हम यूज करते हैं, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। जब आप लैब में जाओगे तो आपको कोई कंपाउंड दिया जाएगा, आप सीधा ब्रोमीन वाटर डालो उसके अंदर और देखो क्या डिकलराइज हो गया। डिकलराइज हो गया तो मतलब एल्काइन था। क्या ब्रोमीन की एल्काइन को देखकर हवाइयां उड़ती हैं? बिल्कुल उड़ती हैं, ये तो हम थ्योरी में पढ़ के आए हैं। सिमिलरली अगर मैं क्या करूं, मैं हाइड्रोजन हैलाइड को ऐड करूं, मैं इसकी जगह सी पार्ट में हाइड्रोजन हैलाइड को ऐड करती हूँ। हाइड्रोजन हैलाइड को ऐड करने का मतलब है, तो लो भाई HBr को ऐड किया, सिंपल है। आपने बॉन्ड तोड़ देना है, बॉन्ड टूटा, जिस तरफ का आप बॉन्ड तोड़ रहे हो, जैसे बॉन्ड टूटा तो हाइड्रोजन इधर और ब्रोमीन इधर, क्योंकि सेम केस है तो कहीं पर भी आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने ऐड किया, एक तरफ H ऐड किया, एक तरफ Br ऐड कर दिया। क्या हो अगर मेरा जो कार्बन है वो हो जाए मेरा, कार्बन हो जाए मेरा अनसिमेट्रिकल, तो क्या होगा, HBr ऐड करते हैं, H के पास पॉजिटिव, Br के ऊपर नेगेटिव, मैंने तोड़ दिया है ये वाला बॉन्ड। क्या होता है, मार्कोनिकॉव रूल याद करो, मोर नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाता है जिसके पास होते हैं कम हाइड्रोजन। तो क्या सिनेरियो ऐसा नहीं बन जाएगा, सी नया बॉन्ड ब्रोमीन का और डबल बॉन्ड CH2। तो कुछ इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो। ये था हाइड्रोजन हैलाइड को। सपोज मैं वाटर ऐड कर दूं, वाटर एडिशन, बस आपको टेम्परेचर कंडीशंस का ध्यान रखना है कि आप किस टेम्परेचर पर, किस प्रेशर कंडीशन पर, किस रिएजेंट के साथ आप ये एक्टिविटी कर रहे हो। बाकी आप रिएक्शन कर लोगे, इतना मुझे भरोसा है। तो कोई भी लो, C ट्रिपल बॉन्ड C H, अभी तो ले लिया अनसिमेट्रिकल, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव, तो कोई भी कहीं भी जाकर के जुड़ जाए फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी जो एल्कीन है वो क्या है, सिमेट्रिकल। एक तरफ जोड़ दो OH, एक तरफ जोड़ दो H। यही सिनेरियो के साथ अगर खेला हो जाएगा, कब, जब हम इसी को कर देंगे क्या, पराया। पराया कैसे, पराया मतलब मोस्ट नेगेटिव पार्ट बना दिया अनसिमेट्रिकल। ये थे आपके पास सिमेट्रिकल, इसको बना दो आप अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल किस वे में बोल रही हूं मैं, एल्कीन के इस तरफ चले तो एक मिला कार्बन, दो कार्बन मिले, एल्कीन के उस तरफ में चले तो सिर्फ एक ही कार्बन है, तो ऐसे केसेस को बोलते हैं अनसिमेट्रिकल। जब लाइन खींच दो और इधर उधर दोनों चीजें सेम बैठी है तो सिमेट्रिकल, अदरवाइज नॉट सिमेट्रिकल। तो इस सिनेरियो में हम क्या करेंगे, फिर से लगाएंगे मार्कोनिकॉव रूल, और मोर नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाता है जिसके पास होते हैं कम हाइड्रोजन, और यहाँ से आपकी चली चीजें, और यहाँ से बना आपका कुछ ऐसा सीन। तो यहाँ से कुछ ऐसे तरीके से आप जो है अपनी फर्दर रिएक्शंस भी करा सकते हो। अब यहीं से मेरे पास एक ख्याल आता है
कि जब मैं वाटर की एडिशन करा रही हूँ तो मुझे एक चीज़ देखने को मिली। मुझे क्या देखने को मिला? जब मैंने वाटर की एडिशन कराई तो जब भी ऑक्सीजन और आपको डबल बॉन्ड साथ में दिखते हैं तो यहाँ पर आप परफॉर्म करा सकते हो आइसोमेरिज्म या फिर आइसोमेराइजेशन। तो क्या होता है, ये डबल बॉन्ड टूटता है यहाँ से और हाइड्रोजन जो है वो चला जाता है इसके पास, और ये डबल बॉन्ड क्योंकि ऑक्सीजन के पास खाली वैलेंसी हो गई, अब कार्बन के पास भी हो गई। मैंने तो डबल बॉन्ड तोड़ दिया। इसके ऊपर भी खाली हुई थी पर इसकी खाली को हमने कर दिया सेटिस्फाई हाइड्रोजन की मदद से। अब इसके ऊपर, दोनों के ऊपर खाली खाली थी तो ये बना लेते हैं डबल बॉन्ड। तो आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनता है कुछ ऐसा, मतलब कि आप बना देते हो क्या, कीटोन्स। आपने जनरेट कर दिए कीटोन। सिमिलर केस यहाँ भी होगा। मैंने क्या किया, मैंने इस बॉन्ड को तोड़ा, बॉन्ड तोड़ते के साथ ही यहाँ पर वैकेंसी, यहाँ पर वैकेंसी। अब क्या होता है, मेरे पास तो एक हाइड्रोजन भी था, ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है। मैंने इस बॉन्ड को भी तोड़ दिया, बॉन्ड को तोड़ा तो यहाँ पर वैकेंसी और यहाँ पर वैकेंसी। ये वैकेंसी वाला हाइड्रोजन जाता है इस कार्बन के पास और ये दोनों कर लेते हैं अपने आप को जस्टिफाई, मतलब सेटिस्फाई। तो क्या बनेगा आपका CH3CCH2, दो कार्बन, एक ये कार्बन और एक ये कार्बन, तो दो कार्बन यहाँ आ जाएंगे और यहाँ बनेगा आपका कार्बन CH, कार्बन और ऑक्सीजन बनाएंगे आपका डबल बॉन्ड। तो ऐसे ही स्ट्रक्चर को जहाँ डबल बॉन्ड O आता है उसको बोलते हो आप कीटोन। ठीक है, तो यहाँ से आप कीटोन्स की जनरेशन भी कर सकते हो। इसी के साथ हमने रिएक्शंस पढ़ी थी कि बहुत ही ज़्यादा पॉलीमर की बहुत बड़ी इंडस्ट्री होती है जहाँ पर रिएक्शंस पे रिएक्शंस आप कराओ तो मोनोमर यूनिट को बहुत बड़े बड़े पॉलीमर यूनिट में आप जोड़ सकते हो ताकि आप पॉलीमर्स बना सको। अब क्योंकि आपके पॉलीमर्स बन जाते हैं इजीली, बहुत कुछ आप जनरेट कर सकते हो, तो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन भी यहाँ पर काम की होती है। पॉलीमराइजेशन ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, मतलब स्मॉल स्मॉल यूनिट्स को जोड़ना है। जैसे कि ऐसे आप स्मॉल स्मॉल यूनिट्स को कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स जोड़ोगे तो आपके बन जाएंगे पॉलीमर्स। तो यहाँ से आपको बस पॉलीमर बनाने रहते हैं। ये मेथड होता है लीनियर, ये हम पिछली क्लास में डिस्कवर करके आए थे। एल्कीन्स एल्काइंस दोनों ही सेम सिनेरियो शो करती हैं। अब क्या हो, मैं बताऊं आपको कि अगर मेरे पास कोई भी एल्कीन है, जैसे कुछ इस प्रकार की मेरे पास एल्कीन है, मेरे पास कुछ इस प्रकार की एल्कीन है। क्या आप देखकर समझ पा रहे हो कि ये एल्कीन है? वो ये तो ऐसे नहीं बनेगी। ये एक एल्कीन हो गई, ये एक एल्कीन हो गई और ये एक एल्कीन हो गई। तो मैंने ली है क्या, मैंने ली है 3 एल्कीन। अब क्या होगा, ये वाला जो मेरा बॉन्ड है, बॉन्ड की आपको मूवमेंट दिखाते हैं। ये वाला जो बॉन्ड है ये कहता है मैं तो आपसे दूर जा रहा हूँ। सिमिलरली ये वाला बॉन्ड कहता है मैं भी आपसे दूर जा रहा हूँ। सिमिलरली जैसे चने को देखकर चना रंग बदलता है, इसने भी बोला मैं भी आपसे दूर जा रहा हूँ। तो ये बॉन्ड की मूवमेंट है, एक एक बॉन्ड टूट रहे हैं, एक एक बॉन्ड टूट रहे हैं, एक एक बॉन्ड टूट रहे हैं। तो फॉर्मेशन हो जाती है आपकी कुछ इस प्रकार की। यहां से ही आपकी जो है, ये मैंने हाँ, तो यहां से आपका जनरेट हो जाता है कुछ इस प्रकार का एल्कीन, कुछ इस प्रकार का एल्कीन। ये डबल बॉन्ड थे ना 1 2, तो ये भी तो डबल बॉन्ड है, 1 बॉन्ड डबल बॉन्ड, 1 बॉन्ड डबल बॉन्ड और 1 बॉन्ड डबल बॉन्ड। इसी के स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं क्या, बेंजीन, जो कि आगे जाके एरोमेटिक का आपके लिए बेसिस बनेगा। इसी से हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे एरोमेटाइजेशन के बारे में। तो ऐसी चीज़ें, मतलब जब एल्कीन्स कंबाइन होती हैं, जब एल्काइंस कंबाइन होती हैं मोनोमर के फॉर्म में ताकि एक साइक्लिक स्ट्रक्चर एज अ पॉलीमर बना सके, तो उस प्रोसेस को बोलते हो आप क्या, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। ऐसे स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं हम क्या, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। तो जब ऐसे स्ट्रक्चर्स आपके पास जनरेट हो जाते हैं तो वहीं से आप बोल सकते हो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन।
तो बस ये कहानी थी आपकी अल्काइंस की, जिसके अंदर हमने शुरू से सीखा क्या, पहले तो हमने रिवाइज किया था अपना कि एल्केन एल्कीन क्या होता है। जब एल्केन एल्कीन पढ़ लिया तो एल्काइंस के बारे में थोड़ा बहुत जानना शुरू किया, नॉमेनक्लेचर क्या होता है, नेम क्या होता है। और ये आर्क वेल्डिंग में आप इसका यूज लिख सकते हो, आर्क वेल्डिंग में यूज होता है। तो वहां से हमने दिमाग चलाया कि भाई ये है क्या भला। ठीक है, तो जो एसिटिलीन हम यूज करते हैं वो इन फॉर्म ऑफ गैस यूज करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है C2H2, ये इसका पहला मेंबर कहलाया जाता है। इसके बाद फिर हम चले आइसोमेरिज्म के अंदर, तो हमने देखे चेन आइसोमेरिज्म हमने देखा, पोजीशन आइसोमेरिज्म हमने देखा, तो ये हम आइसोमेरिज्म देख कर आए इसके अंदर। फिर अगर आप बात करोगे स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर का जनरेशन कैसे हुआ हमने वो पूरी चीज समझी ऑर्बिटल डायग्राम के थ्रू। ऑर्बिटल डायग्राम के बाद फिर हमने देखा कि sp कैरेक्टराइजेशन या sp हाइब्रिडाइजेशन कैसे आया, सिग्मा बॉन्ड कैसे बन रहे थे, एनर्जी और बॉन्ड लेंथ के टर्म्स में हमने एसिटिलीन की जो एनर्जी होती है उसको भी डिफाइन किया एल्केन एल्कीन एल्काइन के अंदर। और हमें पता चला कि जिसकी लेंथ लंबी होती है उसको तोड़ना आसान रहता है, उसको तोड़ना ईजी रहता है एज कम्पेयर टू जिसकी छोटी लेंथ हो। तो लेना एक बड़ी लकड़ी तोड़ देना, एक लेना छोटी सी लकड़ी उसको तोड़ के दिखाना। ठीक है, फिर इसी के बाद जनरेट कैसे करेंगे। अब जब इतनी अच्छी चीज है तो भाई बनाना तो सिखा दो। तो बनाना सिखाने के लिए हमने सिखाया आपको कैल्शियम कार्बाइड से बनाओ एक, तो कैल्शियम कार्बाइड से बनाने के बाद फिर आप बनाते हो विसिनल डाई हैलाइड्स के थ्रू। ठीक है, अब इसी के बाद आपने कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, फिजिकल प्रॉपर्टीज में से हमें सारी फिजिकल प्रॉपर्टी समझ में आ गई, लेकिन एक ये फिजिकल प्रॉपर्टी थी जो हमारी नजरों में खटक रही थी, एक ये फिजिकल प्रॉपर्टी थी जो हमारी नजरों में खटक रही थी। तो इसको हमने आगे जाकर के डिस्कस कर लिया क्या कि भाई ये पोलर नेचर, वीकली पोलर नेचर कैसे। तो वीकली पोलर नेचर यहाँ हो गया था आपका जस्टिफाइड, जस्टिन बीबर नहीं लिखा है, ये जस्टिफाइड लिखा है, कभी सोचे जस्टिन बीबर लिख दिया। फिर एसिडिक नेचर के बारे में इतना ही बता रहे थे, तो आपको एल्कीन एल्कीन्स और एल्केन्स के साथ भी हमने डिस्कशन कर दिया। अब दूसरी हमने रिएक्शन देखी कि एडिशन रिएक्शन कैसे होती है। तो एडिशन रिएक्शन मेजरली ये मार्कोनिकॉव रूल को ही फॉलो करती है। मार्कोनिकॉव रूल क्या कहता है, मोस्ट नेगेटिव पार्ट उस एलिमेंट के पास जाता है जिसके पास हाइड्रोजन की कमी होती है। फिर इसी के बाद हैलोजन हमने ऐड करने सीखे, हमने हाइड्रोजन ऐड करना सीखा था, ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है। फिर ये हैलोजन का एडिशन है, इसके बाद हैलोजन हेलाइड को ऐड किया। आप HCl भी ऐड कर सकते हो, HBr भी ऐड कर सकते हो, तो वो चीज आप ऐड कर सकते हो। और इसके अलावा हमने ये सारी चीजें जानी थी। ऑल्सो एक और चीज है कि अगर आप फर्दर इसको HBr से रिएक्ट कराना चाहते हो तो आप इसको फर्दर भी रिएक्ट करा सकते हो, जैसे कि एल्कीन्स के केस में हम रिएक्ट कराते थे, तो वैसे ही इसको आप फर्दर भी रिएक्ट करा सकते हो। जैसे कि HBr के साथ मैं इसको दोबारा रिएक्ट कराना चाहूँ तो वही केस है, ये बॉन्ड आपका टूटेगा, मोस्ट नेगेटिव पार्ट उस एलिमेंट की तरफ जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम होते हैं और बचा हुआ पार्ट दूसरी तरफ। तो आपकी रिएक्शन कुछ आ जाएगी CH3CH2, यहाँ पर एक H आ गया और यहाँ पर ऑलरेडी Br था और एक और Br आपका जनरेट हो गया। तो ये आप एल्केन्स के तक ला करके रुक सकते हो। तो एल्काइन का यही किस्सा है। तो एल्काइन से एल्कीन पर से एल्केन तक आप आकर के जनरली रुक जाते हो। फिर ये वाटर एडिशन रिएक्शन हो गई। वाटर के एडिशन में हमने बोला क्या कि आइसोमराइजेशन भी हो जाती है, एंड में आकर के आइसोमराइजेशन भी हो जाती है। और इसी के अलावा आपके पास पॉलीमराइजेशन रिएक्शन थी जहां पर आपको लीनियर पॉलीमर्स देखने के लिए मिलते हैं, पॉलीइथाइलीन जिसको बोलते हैं, एक होता है एसिटिलीन, तो एसिटिलीन से ही पॉलीइथाइलीन बनता है आपका, और वहीं से आपकी जनरेशन हो जाती है पॉलीमर केमिस्ट्री की। और फिर हमने देखा कि साइक्लिक पॉलीमराइजेशन भी एक बला होती है जिसकी वजह से हमें डिस्कस करनी पड़ती है क्या, एरोमेटिक, यहाँ से हमें डिस्कस करनी पड़ती है एरोमेटिसिटी। तो अब नेक्स्ट टॉपिक का बेसिस हमने तैयार कर लिया है कि हमें एरोमेटिसिटी पढ़नी है, बेंजीन के थ्रू पढ़नी है। तो यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड कीप वॉचिंग।